अंगूर खट्टे हैं, शार ग्रेप्स। बचपन से हम ये कहानी बहुत सुनते आए हैं, लेकिन कभी हमने गौर दिया है कि आखिर ये सार ग्रेप्स जो वाला सिचुएशन है, ये जो बात बोली जाती है, कहावत बोली जाती है, क्यों बोली जाती है? इसमें एक लोमड़ी की स्टोरी है और उस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? और आज हम उस स्टोरी से ही सीखेंगे कुछ इंग्लिश। और यहाँ पर हमने क्या किया है, इंग्लिश में पास्ट टेंसेस का यूज़ किया और उन टेंसेस को एक स्टोरी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया गया है। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं पास्ट टेंस में कैसे एक स्टोरी लिख सकते हैं, यहाँ से स्टोरी की ट्रांसलेशन सीख सकते हैं और बहुत कुछ अच्छा सा जान सकते हैं। तो चलते हैं इस स्टोरी पर। स्टोरी में जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें इस स्टोरी में एक लोमड़ी मिलेगी। और वो लोमड़ी क्या कर रही है? वो लोमड़ी बहुत ही भूखी है। तो पहले जो स्टोरी में सबसे शुरुआत होगी वो क्या है? वन डे अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। एक दिन एक लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। अब ये जो फीलिंग हंग्री है, फीलिंग हंग्री का मतलब ही होता है कि आपके अंदर भूख की अवस्था जागृत होने लग रही है। तो यहाँ पर जो लोमड़ी थी, लोमड़ी को एक भूख की अवस्था जागृत होने लगी और वो एक दिन बहुत ही भूखी थी। तो किसी भी पास की चीज को, किसी एक स्टोरी को बताने के लिए हम ये बोल देते हैं कि वन डे, एक दिन ऐसा हुआ। तो पास्ट में ही लिखते हैं उसे। यहाँ पर वैसे ही लिखा गया कि एक दिन एक लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। अब उस लोमड़ी ने फिर आगे क्या किया? जब उस लोमड़ी को भूख लग रही थी, तो उसने अपनी भूख की अवस्था में वहां से जाना शुरू किया और वो सर्च करते करते वहां से चल दी। सी सर्च एवरीवेयर फॉर फूड। हर जगह उसने फूड को खोजा। हैड नथिंग फॉर 2 days। उसके दिमाग में एक ख्याल था कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, अब मुझे कुछ फूड मिल जाए तो मैं उसको खा लूँ। फिर आगे वो चल देती है और पहुंचती है एक दूसरी जगह, जिस जगह को बोलते हैं वाइन यार्ड। ये वाइन यार्ड क्या होता है? एक वाइन यार्ड का मतलब होता है अंगूरों का बगीचा। एक ऐसी जगह जहां पर अंगूरों को खेती की जाती है, अंगूरों को उगाया जाता है और उनको क्या करा जाता है, छोटे छोटे पौधों के सहायता से या पेड़ों की सहायता से उनको उन पर बेलों की तरह चढ़ा दिया जाता है। तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं वाइन यार्ड। तो वो पहुंची कहाँ? एक वाइन यार्ड में। तो यहाँ पर इस सीन को, इस सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखा जाता है? तो एट लास्ट मतलब आखिरी में, जो फॉक्स है यानी कि अंत में, फॉक्स वेंट इन अ वाइन यार्ड। कहाँ पर पहुंची वो? वो पहुंची एक वाइन यार्ड के अंदर। शी सॉ सम बंचेस ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उसने देखा, शी सॉ सम बंचेस। अब ये बंचेस क्या होता है? बंचेस होता है गुच्छा। तो कभी भी इस मीनिंग को आप ध्यान रखें तो बंचेस मतलब गुच्छा होता है। किसके बंचेस? बंचेस हमेशा कुछ चीजों के बंचेस हो सकते हैं। गुच्छा किस चीज का हो सकता है? चाबियों का गुच्छा हो सकता है, अंगूर का गुच्छा हो सकता है। तो ये बंच वाला जो चीज है, ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है इंग्लिश में। लेकिन पता होना चाहिए बंचेस किसका हो सकता है। हर चीज का बंच नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये भी पता होना चाहिए, बंच अंगूर का हो सकता है, चाबी का हो सकता है। ऐसे कुछ और चीजें जिनको बंचेस बोल सकते हैं। जैसे कि लोमड़ी का भेड़ होता, लोमड़ी का पूरा एक कबीला होता या बहुत सारा भीड़ होती, तो उसको हम बंच नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं हर्ड। जानवरों के केस में हर्ड बोला जाता है, लेकिन जो ये चीजें इनको बंचेस बोला जाता है। तो यहाँ पर आपने सीखा वाइनयार्ड और ग्रेप्स और बंचेस और हैंगिंग। हैंगिंग एक ऐसा शब्द है जो कि ये बताता है कि कोई चीज लटकी हुई है। तो अब ये भूखी लोमड़ी यहाँ से चलती है और पहुंच जाती है वाइन यार्ड में और वो कहती है, ओह यस, क्या वाइन यार्ड में कितने अच्छे अंगूर हैं, मुझे अंगूर खाने चाहिए। नाउ अब वो क्या करती है? सी ट्राइड टू रीच दैम। उसने ट्राई किया, तो उसने पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बट दे वर टू हाई। अब ये ध्यान रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में ये बट आता है, तो बट होता क्या है? एक कनेक्टर होता है। कनेक्टर बोल सकते हैं आप इसे। ये क्या है? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है, या बोल सकते हैं दो पार्ट, एक सेंटेंस के दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जब दो क्लोजेस को कनेक्ट करता है बट, तो हमेशा दो क्लोजेस अपोजिट चीजें बताती हैं। जब भी बट या लेकिन का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब होता है हमेशा अपोजिट चीजों को बताने के लिए। तो उसने क्या किया? सी ट्राइड टू रीच देम। ट्राई तो किया, लेकिन क्या उसे मिले? नहीं मिले। देवर टू हाई। बट देवर टू हाई, वो बहुत ऊंचे थे। यानी एक में तो उसने कोशिश की और दूसरा जो पार्ट है वो ये बता रहा है कि वो बहुत ऊंचे थे। सी जम्प्ड अगेन एंड अगेन।
अब किसी चीज को बार बार करने के लिए हम क्या लिखते हैं, उस चीज को लिखकर उसके पीछे अगेन एंड अगेन लगा देते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ शी जम्प्ड, जम्प्ड मतलब कूदना, सी जम्प्ड अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट रीच देम, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई वहां पर, कुड नॉट रीच देम, तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। अब ये कुड नॉट का जो यूज है, ये प्रयोग किस लिए किया जाता है, कभी भी पास्ट में किसी चीज को आपको दिखाना है कि हम ये कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुड नॉट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया कुड नॉट रीच देम। जैसे कि मैं स्कूल में फर्स्ट आ सकता था मगर मैं आ नहीं पाया, तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा आई कुड नॉट गेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो इस तरीके से कुड नॉट का यूज करेंगे, जो चीज हम कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए। तो वेरी आया था और वो क्या हुआ, तो यहाँ पर लोमड़ी का हुआ क्या, लोमड़ी गई वाइन यार्ड में और वाइन यार्ड में जाकर उसने बहुत कोशिश की लेकिन अंगूर बहुत ऊंचे लगे हुए थे, और अंगूर ऊंचे होने की वजह से उसने ट्राई तो किया, वो गई, बट अंगूर बहुत ऊंचे थे, दे वर टू हाई, एंड सी जम्प्ड अगेन एंड अगेन, बहुत बार उसने जंप किया, बट कुड नॉट रीच देम, वो उन पे पास पहुंच नहीं पाई, और वो जाकर टकरा गई किसके अंदर, पेड़ के अंदर। तो जब पेड़ से वो टकराई तो उसको लगने लगा कि यार ये तो क्या हुआ, मैं तो खाने के लिए आई थी और ये मेरे अंगूर तो मिल नहीं रहे, और पेड़ से वो टकरा गए। तो उसने फिर सोचा, तो एट द लास्ट, तो अंत में शी गॉट टायर्ड, वो टायर्ड हो गई, थक गई। गॉट टायर्ड मतलब ये क्या है, किसी भी चीज किसी भी अवस्था में आप पहुंच जाते हो तो अवस्था को दिखाने के लिए गॉट या गेट का प्रयोग किया जाता है। अगर पास्ट में दिखाएंगे उसको तो लिखेंगे गॉट, और अगर प्रेजेंट में तो गेट। एग्जाम्पल है जैसे कि आई गेट, मैं थक जाता हूं, तो इसको बोलेंगे आई गेट टायर्ड। ठीक है, टायर्ड मतलब थका होना, तो इस अवस्था में पहुंचने को गेट बोलते हैं, किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाने को गेट से यूज किया जाता है। तो ही शी गॉट टायर्ड यानी कि वो अभी सही थे लेकिन वो परिश्रम करके क्या हो गए, टायर्ड हो गई। एंड सेड, और उसने कहा। अब जब कोई भी चीज हम कहते हैं तो ये क्या है, नरेशंस है, नरेशंस का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसको फिर ब्रैक वो एपिस्ट्रॉफ एस इसके अंदर बंद करके लिखा जाता है। तो उसने बोला दीज ग्रेप्स आर सावर, मतलब सार मतलब खट्टे, खट्टा होना। उसने बोला ग्रेप्स अंगूर खट्टे हैं, एंड आई डोंट वांट देम, मैं उन्हें नहीं चाहती। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट देम का मतलब मुझे नहीं चाहिए या मैं नहीं चाहती, तो इस तरीके से उसने बोला। तो जब वो वाइन यार्ड में पहुंची और उसने बहुत कोशिश की, और कोशिश करने के बाद में जब उससे कुछ अंगूर प्राप्त नहीं हो पाए, तो उसने बोल दिया द ग्रेप्स आर सार, सार मतलब खट्टे, यानी कि वो क्या है, खट्टे हैं, और वो उनको नहीं चाहती है, मुझे वो नहीं चाहिए, आई डोंट वांट देम। तो ऐसे सिचुएशंस को हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ से क्या पता चला कि आपने कोई कोशिश की लेकिन वो चीज़ फल हमें नहीं मिला। अब आगे क्या होता है, उसको अभी भी भूख लग रही है तो उसके दिमाग में आता है लेट्स गो समवेयर, यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है, अब चलते हैं यहाँ से। देन इट रेन अवे, कोई चीज़ कोई चीज़ है तो रैन अवे, वो वहाँ से चली गई। रैन क्या है, रन का सेकंड फॉर्म है, तो रन का सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो रैन अवे लिख दिया, वह भाग गई। तो यहाँ से हमने क्या करा, पास्ट टेंस का ही यूज करके इस पूरे को पढ़ा। मोरल ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मोरल क्या है, स्टोरी का मोरल ये है कि एक सिचुएशन थी जहां पर एक लोमड़ी थी और उसको अंगूर जब नहीं मिले तो उसने बोल दिया अंगूर खट्टे हैं, चाहे अंगूर मीठे ही हों। तो कोई भी चीज हमें जब नहीं मिलती है और हम उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड मान लेते हैं कि हाँ ये चीज बेकार है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक नेगेटिव एटीट्यूड। और ऐसा एटीट्यूड अपनाने के बाद जब भी इस चीज को बोला जाता है तो हिंदी में से बोलते हैं अंगूर खट्टे हैं, और इंग्लिश में होता है सार ग्रेप्स। ठीक है, तो सार ग्रेप्स एक इडियम है जो इंग्लिश में यूज की जाती है। तो आपको यहाँ से पता चला किस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रांसलेशन कर सकते हैं, और कैसे एक स्टोरी से सीख सकते हैं इंग्लिश को। अब दोबारा से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसे हम एक स्टोरी को या किसी चीज़ को लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमने कैसे कैसे चीज़ों को लिखा है। तो यहाँ पर पहला जो वर्ड है वो है वन डे, एक दिन को लिखने के लिए किसी एक सब्जेक्ट को दिखाने के लिए अफॉक्स लिख दिया, और उसकी क्या स्थिति थी वो दिखाने के लिए वॉज लिख दिया। ठीक है, तो वन डे अगर आप अपनी स्थिति दिखाओगे तो वन डे आई वॉज वेरी हंग्री या वेरी सैड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सीन पर। नेक्स्ट सीन में ये पता चलता है हमें कि वो
सर्च करना शुरू करती है। शी सर्च एवरीवेयर फॉर फूड। अब आप क्या कर रहे हो, आप अगर खोज रहे थे किसी चीज़ को तो लिखोगे आई सर्च एवरीवेयर, ठीक है? या फिर लिखोगे आई आई रेन एवरीवेयर, मैं सब जगह भागा, ठीक है? ये सब जगह गया, आई वेंट एवरीवेयर, मैं सब जगह गया, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस सीन में ये पता चला। अब उसके बाद वो कहाँ पहुंचे, वाइन यार्ड में, तो ऐसे आप लिख सकते हैं एट लास्ट। अब आपने बोला कि मैंने बहुत जगह देखा, एट लास्ट आई वेंट इनटू वैन यार्ड, या आई वेंट इनटू स्कूल, या आई वेंट इन अ स्कूल, ठीक है? और मुझे वहाँ क्या दिखाई दिया, शी शो सम बंचेस ऑफ ग्रेप हैंगिंग फ्रॉम द ट्री। और मान लीजिए आप स्कूल में पहुंचे और आपको क्या दिखाई दिया, तो आप लिखोगे आई सॉ सम चिल्ड्रन प्लेइंग इन द स्कूल। तो इस तरीके से आपने अपनी स्टोरी लिख दी। तो पास्ट में आप किसी भी चीज़ को लिखने के लिए इसी पैटर्न का यूज़ कर सकते हैं, बस वर्ब्स चेंज करनी है। फिर आपने क्या किया, ट्राई किया स्कूल में खेलने के लिए, तो लिखा आई ट्राई टू प्ले इन स्कूल बट आई कुड बट देर आर मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे चिल्ड्रन थे इसलिए मैं नहीं खेल पाया। तो इस तरीके से आप भी अपनी एक स्टोरी बना सकते हैं। तो ऐसे ही इन चीज़ों से आप सीख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, कैसे सेंटेंस यूज़ किए जाते हैं, और कैसे एक स्टोरी को बनाया जाता है, और कैसे ट्रांसलेशन की जाती है। तो इस स्टोरी से आपने बहुत कुछ सीखा, और आपको पता भी चल गया होगा कि ऐसी ये इडियम कौन सी थी, कौन से नए वर्ड सीखे हमने। इन सब को मार्क करें और मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट स्टोरी में। टिल देन बाय बाय, सी यू।